कला के व्यक्ति गाते हैं, जैसे जिसमें लय, छंद, ताल, है ना, सुर, ये सभी होते हैं। तो संगीत कला में आप अपनी जो अभिव्यक्ति है वो या तो गाकर करते हैं या भक्ति के माध्यम से, या कोई आपने लोक गीत ले लिया, लोक कला का लोक गीत ले लिए, वो सभी हमारे संगीत कला के अंदर आते हैं। इसका उद्देश्य केवल सौंदर्य है या आनंद प्रदान करना। अब तीसरा हमारा चित्रकला। चित्रकला का यहाँ पर जो उद्देश्य है वो आनंद प्रदान करना है। जैसे कि आप 10 जगह जाएं तो वहाँ पर 10 स्टॉल लगी हैं, किंतु वहाँ पर कोई एक स्टॉल पेंटिंग की है तो आप वहाँ पेंटिंग के स्टॉल पर जाकर खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेंटिंग आपको आकर्षित कर रही है, यानी कि आपका ध्यान अपनी ओर ले रही है और आपको आनंद प्रदान कर रही है। तो ये यहाँ पर केवल आनंद प्रदान करना मुख्य है चित्रकला। इसके अंदर तीसरे नंबर पर आती है ललित कला के अंदर। अब मूर्तिकला। मूर्तिकला आपकी अलग अलग माध्यम में भी होती है, किंतु यहाँ पर उसका उद्देश्य क्या है? लोक मूर्ति भी हो सकती है, देवी देवताओं की भी हो सकती है, या किसी महान पुरुष की भी हो सकती है। तो यहाँ पर जो मूर्तिकला है वो केवल आनंद प्रदान करने के लिए, ठीक है। यहाँ नेक्स्ट है हमारा स्थापत्य कला। स्थापत्य कला का प्राचीन काल से ही बहुत ज़्यादा महत्व रहा है। चित्रकला, मूर्तिकला और स्थापत्य कला तीनों ही एक साथ ही आगे बढ़ी है। अब आगे बढ़ी है एक साथ, क्योंकि स्थापत्य कला जैसे भवन है, महल है, प्रसाद है, तो उनके अंदर क्या है, मूर्तियाँ भी होती थी और उनकी जो दीवारें होती थी उसमें चित्र भी होते थे। तो इन तीनों का विकास एक साथ हुआ है। और स्थापत्य कला में आपका जैसे राजस्थान में देख रहे हैं हवा महल है, शेखावटी के महल है, जोधपुर की हवेलियाँ हैं, जैसलमेर की हवेलियाँ हैं, या ताजमहल है, या लाल किला है, ठीक है। तो वहाँ पर हमारा स्थापत्य कला आप देख सकते हैं, उसका हम उपयोग तो कर रहे हैं। जैसे महल में राजा रानी रहते थे तो वो उपयोग तो था, किंतु उसका सौंदर्य प्रमुख है। अब ठीक है, अब इन कला को हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा उपयोग क्या होता है। अब इसको हम वैसे पानी में नहीं, महर्षि पाणिनि ने कला के 2 प्रकार बताए हैं, ठीक है। 2 भेद बताए हैं। 2 भेद कौन से हैं? एक है चारुकला, दूसरी है हमारी कारुकला। तो जो महर्षि पाणिनि थी उन्होंने 2 प्रकार की कला बताई है, चारुकला और कारुकला। अब चारु और कारू के नाम से इनको संबोधित किया गया है। अब उसके बाद हम जैसे चारुकला है, ये हमारा ललित कला कहलाती है, कारू उपयोगी कला कहलाती है। ठीक है, अब हमने ललित कला उपयोगी कला देख ली। अब उपयोगी कला के अंदर आपके क्या आते हैं? ललित कला में मैंने आपको उदाहरण बता दिए थे, काव्य, संगीत, चित्र, मूर्ति, स्थापत्य। और उपयोग में आपको बताया कि काष्ठ कला, मृतिका कला, फर्नीचर, आभूषण इत्यादि, ठीक है। अब हम कलाओं को 4 भागों में, मैंने आपको एक उपयोगिता और सौंदर्य का आधार बताया है। यहाँ पर महर्षि पाणिनि ने 2 भेद किए हैं, चारु और कारू। अब तीसरा हम देखते हैं यहाँ पर कला के 4 भेद बताए हैं। 4 भेद कौन से हैं? चार भेद हैं यहाँ पर। मूर्ति कला, ठीक है। दूसरा हमारा वाणिज्य कला, तीसरा है हमारा सरोठी कला, और चौथा आ जाता है
नृत्य कला। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 3 इसके भेद देख लिए। पहला है उपयोगी और उपयोगिता और बंधक के आधार पर। दूसरा हमने बताया महर्षि पाणिनि ने चारु एवं कारू। तीसरा आप देख रहे हो कि रूप की कला, वाणी की कला, शौर्य की कला और गति की कला। जिसमें रूप में आपका चित्र मूर्ति स्थापित आएगा और वाणी में काव्य, स्वरों में संगीत और गति में नृत्य कला आएगी। ठीक है, अब अरस्तु ने यहाँ पर कला का वर्गीकरण बताया है। ठीक है, उद्देश्य के आधार पर। अरस्तु ने उद्देश्य के आधार पर कला का वर्गीकरण किया है। इसके आधार पर, उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर 3 प्रकार के यहाँ पर। पहला है हमारा आचरण विषय कला। दूसरा आ जाता है हमारा ललित कला। तीसरा है उदार कला। ठीक है, आचरण विषय कला यानी कि हमारा जो व्यवहार है, आप किस प्रकार से कुशल व्यवहार करते हैं लोगों से, आपका व्यवहार कैसा है, उसके द्वारा आपका जो आचरण है, आपका व्यक्तित्व है, वो क्या कहलाता है, आचरण विषय कला कहलाता है। नृत्य कला के बारे में मैंने आपको पहले समझा दिया। उदार कला यहाँ पर इसको उपयोगी कला भी कहते हैं। अलग अलग ग्रंथों में कला का अलग अलग नाम दिया गया है। ठीक है, अब मनोवैज्ञानिक के आधार पर अब हमारा मनोविज्ञान के आधार पर 3 भेद। मनोविज्ञान के आधार पर 3 भेद बताए जा रहे हैं। पहला, दूसरा और तीसरा। और वो पहला क्या है, अलंकरणात्मक कला। अलंकरणात्मक कला। दूसरा हमारा अनुकरणात्मक कला। तीसरा आ जाता है हमारा आध्यात्मिक कला। ठीक है, ये है हमारा मनोविज्ञान के आधार पर कला का विभाजन या
कर रहे हैं, या आप संगीत के द्वारा चित्र बना कर रहे हैं, या आप ध्यान लगा रहे हैं, किंतु वो भी जैसे कि वास्तुकला में आप मंदिर बनाते हैं, वो भी आध्यात्मिक, यानी कि ऐसी कला जो आपको अध्यात्म की ओर ले जाए, वो क्या कहलाती है? आध्यात्मिक कला कहलाती है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं भरत मुनि ने भी नाट्यशास्त्र में कला का वर्णन किया है। भरत मुनि का एक ग्रंथ है नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने 2 प्रकार की कला बताई है। दो भेद बताए हैं। पहला है हमारा मुख्य कला, दूसरा है गौण कला। ठीक है, तो भरत मुनि ने 2 भेद बताए हैं हमारे, मुख्य और गौण। अब मुख्य क्या है? सभी विद्वानों ने अपने अपने विचारों के अनुसार मुख्य और गौण बताए हैं। तो मुख्य क्या होगा हमारे? ललित कला। गौण क्या होगी? उपयोगी कला। ठीक है, अब मुख्य कला में ललित कला में यहाँ पे इन्होंने क्या माना है? संगीत, जिसमें नाट्य, ललित कला में इन्होंने नाट्य कला को मुख्य माना है, क्योंकि नाटक में ही आप संगीत और काव्य दोनों का ही मिश्रित जो रूप है आप प्रस्तुत करते हैं नाटक के रूप में। तो नाटक में जब दर्शक आनंदित होता है तो यहाँ नाट्य कला का उद्देश्य सफल हो जाता है। दूसरा क्या है हमारा? उपयोगी कला। यहाँ पे उपयोग के आधार पर उन्होंने कला का वर्णन किया गौण के नाम से, यानी कि द्वितीय है। ये मुख्य है, सौंदर्य के आधार पर है, ये है उपयोग के आधार पर, ये है गौण। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ललित कला उपयोगी कला में क्या क्या समानताएं हैं, क्या क्या असमानताएं हैं। कलाओं का वर्गीकरण देख लिया। ललित कला और उपयोगी कला में समानताएं। ठीक है, अब ललित कला और उपयोगी कला में क्या समानताएं हैं? ललित कला में जो हमारे जो कलाएं हैं वो सौंदर्य और कल्पना पर आधारित है। ठीक है, तो हम इसे पैराग्राफ में लिख सकते हैं। जब हम अंतर देखेंगे तब हम किस तरह से डिवाइडेशन कर देंगे। तो पहला क्या है? दोनों ही कला सौंदर्य व कल्पना पर
दूसरा आ जाता है यहाँ पर कि दोनों ही कला में, इन दोनों में ही रुचि का नहीं है। ठीक है, दोनों में ही जब तक आपको अगर रुचि नहीं है तो आप कला का निर्माण नहीं करेंगे, यानी कि आपकी इच्छा नहीं है तो आप नहीं करेंगे कला का। अब तीसरा है हमारा कि कला रूप का सृजन करती है। ठीक है, कोई भी कला है वो क्या करती है, रूप का सृजन और अणु को रूप प्रदान करती है। ठीक है, तीन हमारे समानताएं होंगी। पहला क्या है, दोनों ही कला सौंदर्य और कल्पना पर आधारित है। दूसरा है दोनों में ही रुचि का मैच है। और तीसरा है हमारा कि कला रूप का सृजन करती है और रूप को रूप प्रदान करती है, दोनों ही कला है। ठीक है, चौथा आता है हमारा कि ललित कला संकाय में जो हमारा ललित कला संकाय है इसमें उपयोगी, जिसे हम क्या कहते हैं, व्यावसायिक कला। व्यावसायिक कला स्थान दिया गया है। ठीक है, दोनों ही कलाओं में ये आपको समानताएं दिखाई देंगी और दोनों ही कला जो है उपभोग क्षेत्र पर आधारित है। ठीक है, यहाँ पर हम 5 लिखते हैं। दोनों ही कला भोग तत्व और रस तत्व पर आधारित है। ठीक है, चौथा अंतर हमारा ये हो गया कि दोनों ही कला भोग तत्व और रस तत्व पर आधारित है, यानी कि आनंद भी हम ले सकते हैं और उसका उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे कि ललित कला में हम कभी कभी आप मूड फ्रेश करने के लिए संगीत का उपयोग करते हैं सुनने के लिए। ठीक है, संगीत सुनते हैं जिससे आपका मूड फ्रेश हो जाता है, माइंड फ्रेश हो जाता है। कभी कभी आप पेंटिंग करते हैं जिससे आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। तो इस प्रकार से हम दोनों ही कला का भोग तत्व और रस तत्व दोनों को ही लेकर चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा कि जो व्यवसायिक कला है, व्यवसायिक कला क्या होगी है, व्यवसायिक कला भी हमारी, हम कहते हैं ना उपयोगी कला में सौंदर्य नहीं, किंतु हमारे यहाँ व्यवसायिक कला में जो है वो स्वाद ग्राहता है। मतलब जब तक आपको स्वाद मतलब अच्छा लगेगा, कोई पेंटिंग आपको अच्छी लगेगी तभी आप खरीदेंगे, आपको कोई फर्नीचर सुंदर लगा तभी आप खरीदेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी स्वाद ग्राहता हो गई, सज्जात्मक भी है। स्वाद करता है, सज्जात्मक मूल्यों पर आधारित है और
विशिष्ट लाक्षणिकता लेकर चलती है। तो ये हमारी हो गई समानताएं। अब हमें बता रहे हैं ललित कला प्रयोग कला में असमर्थता है। अब हम यहाँ पर समानता और असमानता देखेंगे। तो पहला हमारा जो समानताएं हैं ये सौंदर्य पर आधारित है। ठीक है, उपयोगी कला उपयोग पर आधारित है। ये सौंदर्य पर आधारित है, वो उपयोग पर आधारित है। ये हमारे मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है, ये भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति और दूसरा होगा हमारा भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति। तीसरा क्या है? तीसरा है आनंद प्रदान करती है। और पारलौकिक जगत की है। ठीक है, पारलौकिक जगत मतलब ईश्वर की तरफ ले जाती है। आनंद प्रदान करती है और ईश्वर की ओर ले जाती है। ये पूर्णतः क्या है? व्यावसायिक है। ठीक है, तीन अंतर हमारे जो हो गए। ये पहला सौंदर्य पर आधारित है, दूसरा उपयोग पर आधारित है। ये मानसिक आवश्यकता पूर्ति और उपयोग द्वारा भौतिक आवश्यकता पूर्ति करती है। आनंद प्रदान करती है, ललित कला में आनंद प्रदान करती है और पारलौकिक में ले जाती है। और उपयोग कला पूर्णतः व्यावसायिक है। हम चौथा पॉइंट देखते हैं यहाँ पर।
क्या है, मनुष्य के भौतिक जीवन को सजाती है। ठीक है, ये सत्य प्रमाणन पर आधारित है, ये मनुष्य के भौतिक जीवन को सजाती है। और ललित कला कल्पना व संयोग पर आधारित है। ठीक है, कल्पना व संयोग से रूप का सृजन करती है। कल्पना व संयोग से, संयोग मतलब सहयोग, कल्पना व सहयोग यानी कि किसका सहयोग, कला के दर्पण में, कला के अंग में। और उपयोगी कला हमारा उपभोक्ता व उत्पादक के मध्य सेतु का कार्य करती है। ठीक है, अभी हमने देखा कि सत्य प्रमाणन पर आधारित है, यानी कि आप ईश्वर की स्तुति करते हैं तो क्या है, वो सत्य है। परमानंद, आप किसी को भक्ति करके आनंद मिलता है, वही हमारा परमानंद कहलाता है। अब उपयोगी कला में ये हमारे भौतिक जीवन को सजाती है, सामर्थ्य, यानी कि जैसे आप कहीं रह रहे हैं तो आप फर्नीचर का उपयोग करेंगे। अब फर्नीचर के उपयोग से आपको सुविधा मिलेगी, है ना। तो हम क्या करते हैं, भौतिक वस्तुओं का उपयोग करना शुरू कर देते हैं, तो जिससे हमें कार्य करने में बहुत ज़्यादा सुविधा मिलती है। और ललित कला में जैसे हम यहाँ अंदर देख रहे हैं कि कल्पना व सहयोग से रूप का सृजन होती है, यानी कि हम कल्पना भी करते हैं और रूप के तत्व उसका अंग उनके सहयोग से रूप का सृजन करते हैं। यहाँ पर जो उपयोगी कला है, उपभोक्ता और उत्पादक। उपभोक्ता मतलब जो जैसा फर्नीचर है, मटका है, सुराही है, सकोरे हैं, कोई भी आपकी वस्तु जो उपयोग के लिए है किंतु आर्टिस्टिक भी है, कला के अंदर आ रही है, तो उपभोक्ता कौन हो गया, जो उस वस्तु को खरीदने जा रहा है। उत्पादक कौन है, जो जिसने उसका निर्माण किया, जो कुम्हार है वो उत्पादक है और जो ग्राहक है वो उपभोक्ता है। ठीक है, तो कला के माध्यम से वो एक दूसरे से जुड़ रहे हैं, तो यही कह रहा है कि यहाँ पर उपभोक्ता और उत्पादक के मध्य सेतु का कार्य करती है। तो यहाँ पर हमारा ये विषय समाप्त होता है कि हमारा कला के हमने वर्गीकरण देख लिया, समानताएं देख ली और असमानताएं देख ली। ठीक है।